अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल मेरे पास एक सन्यासी आए। सन्यासी से मुराद वो लोग होते हैं जो हिकमत की शुद्ध बुद्ध रखते हैं, लेकिन इसके साथ बिलखुसूस वो ज़हरों का इल्म रखते हैं और उसको प्रोसेस करने का इल्म रखते हैं। तो हम कुछ गुफ्तगू कर रहे थे तो बात आ गई नब्ज़ शनासी के ऊपर कि नब्ज़ आपको क्या-क्या चीज़ें बताती है। और इंसान, आपने सुना होगा बहुत सारी मिथ्स हैं। लोग ये कहते हैं कि जी एक हकीम साहब के पास गए, उन्होंने नब्ज़ जो है पकड़ी और उसके बाद उन्होंने आपकी बीमारी या उसके हवाले से कुछ और चीज़ें ऐसी बता दी, जो कि आम तौर पे हम समझते हैं कि हमारी ज़ात से मुतल्लिक हैं और किसी दूसरे को पता नहीं है। लेकिन आज मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ और एक एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा कि तिब की ताकत किस हद तक है। और तशख़ीस यानी आप डायग्नोज़ करना चाहते हैं किसी बीमारी को, तो उसमें खाली नब्ज़ एक मार्कर नहीं है। देखिए, आम तौर पे हम ये समझते हैं कि नब्ज़ पकड़ी, लेकिन नब्ज़ के अलावा बहुत सारे मार्कर्स हैं। मिसाल के तौर पे जब पेशेंट आपके पास चल के आता है, तो आप उसका चेहरा देखते हैं, आप उसकी चाल देखते हैं, आप उसके गुफ्तगू का रब देखते हैं, आप ये देखते हैं कि वो कितनी पेशेंस के साथ आपके पास बैठे हुए थे। इसके अलावा उनकी रंगत देखते हैं, उनकी जिस्मानी साख़ देखते हैं, उनके नाक देखते हैं, उनकी आँखों की रंगत देखते हैं, बाल देखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको ये बता रही होती हैं कि पेशेंट के अंदर क्या चल रहा है और वो बीमारी के किस दर्जे के ऊपर है या कौन-सी बीमारी है। एक पुरानी बात मुझे याद आ गई कि किसी ने बताया कि हकीम अजमल साहब जो हैं, आम तौर पे जब पेशेंट उनके मकतब में दाखिल हो रहा होता था तो वो नुस्ख़ा लिख रहे होते थे उसके बारे में, लेकिन इसके बावजूद वो उससे उसकी नब्ज़ भी देखते थे, उसका क़ारूरा भी देखते थे यानी यूरिन का कलर देखते थे, और उसके बाद उससे हाल-ए-हाल भी पूछते थे। उसकी वजह ये है कि इस यानी नब्ज़ शनासी और पेशेंट की डायग्नोसिस के साथ-साथ ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है कि आप पेशेंट की तसल्ली के लिए उसकी बात, उस पे यकीन मत करें, अपनी अक्ल और समझ के ऊपर भरोसा रखें। लेकिन आप जो है उसकी बात पूरे तरीके से सुनें ताकि उसको पता हो, उसको कॉन्फिडेंस हो कि उसकी बात सही तरीके से सुनी गई है। और ये इलाज मुआलजे के लिए बहुत ज़रूरी इसलिए भी है कि उसके बाद फिर उसकी फ़र्म कमिटमेंट बन जाती है कि हाँ, वाक़ई मेरी बात पूरे तरीके से सुनी गई। हम बात कर रहे थे मिथ्स और रियलिटीज़ की, तो मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल, 5-6 मेरे पास मुख्तलिफ़ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ये एक्सप्लेन करने के लिए एग्ज़ाम्पल्स आपको समझने में आसानी होगी कि तिब किस हद तक डायग्नोसिस के अंदर सर्टेन होती है। मगर एक जो है एग्ज़ाम्पल से डिस्कस करते हैं। कोई कई साल, 6, 7, 8 साल पुरानी बात है। मैं एक तिब्बी लेक्चर के अंदर था और मैं रोस्ट्रम पे खड़ा हुआ था, और हमारे एक हकीम साहब हैं उस्ताद हैं, हमारे भी उस्ताद हैं, और हकीम शाहीन उनका नाम है, और वो उस वक़्त इचरे के पास मतब करते थे। तो जो उस दिन वो जो तिब्बी लेक्चर था उसका जो टॉपिक था, वो था दूध के डब्बे के नुकसानात, यानी ये जो पाउडर मिल्क है, इसके हम जब बच्चों को देते हैं तो इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। तो इसके ऊपर लेक्चर था, मेरी बारी थी, तो मैं क्योंकि रोस्ट्रम के ऊपर था और हकीम साहब और 2-3 पैनलिस्ट जो हैं वो नीचे जवाब देने के लिए थे, और सामने काफ़ी सारी ऑडियंस बैठी हुई थी, कोई 30-40 के करीब, 25-30 के करीब लोग माज़रात होंगे जो बैठे हुए थे। तो गुफ्तगू करते हुए शाहीन साहब थोड़े से उतने वोकल नहीं हैं, गुफ्तगू उतनी एलैबोरेट उस तरह नहीं करते, क्योंकि जितना इल्म का आपका दर्जा होता है उतने ज़्यादा अमूमी तौर पे आप खामोश हो जाते हैं। तो हकीम साहब ने गुफ्तगू करने के दौरान समझाने के अंदाज में कह गए फिलबदी कि जिस तरह ये इरफान साहब हैं, इन्होंने मदर फीड नहीं ली। अब मैंने उनकी बात, मेरे मेरे टेंटिकल्स आई बिकम अलर्ट। मैंने कहा ये हकीम साहब ने कैसे कह दिया, और दूसरी बात, हकीम साहब को मैंने कभी अपनी नब्ज़ नहीं दिखाई थी, तो ये गुफ्तगू के दौरान मुझे देख के इन्होंने ये कमेंट कर दिया। शायद वो अलर्ट होते या कॉन्शियस होते तो ये बात शायद ना करते, मगर ये है कि उन्होंने ये कही। अच्छा, ये बात कि मदर फीड मैंने नहीं ली, ये तो मुझे खुद भी नहीं पता था, ठीक है ना। खैर, मैंने वो बात सुन ली और उसके बाद मैं
جب واپس آیا اور مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طریقے سے جو ہے اس چیز کو ویریفائی کروں. مدر سے نہیں پوچھ سکتا، مجھے لگا کوئی اور طریقہ، تو میں نے اپنی مسز سے کہا، انہوں نے سسٹر سے پوچھا، اور پھر انہوں نے مدر سے پوچھ کے مجھے کنفرم کیا کہ ہاں آپ کی دفعہ کچھ ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ نے مدر فیڈ نہیں لی. اچھا، وہ 1 ڈیڑھ ماہ کے بعد جب دوبارہ ان سے ملاقات ہوئی سیپریٹلی، تو میں نے ان سے اس بات کا تو ذکر نہیں کیا، لیکن میں نے ان سے پوچھا. میں نے کہا حکیم صاحب، ہم نے بہت سارے قصے بھی سنے ہوئے ہیں اور اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے کہ کئی دفعہ گفتگو کے دوران طبیب کچھ ایسی باتیں بتا دیتے ہیں جو کہ عمومی طور پہ یہ سمجھی جاتی ہیں کہ یہ خالی نفس سے نہیں ہو سکتی، تو یا علم نہیں ہے، تو اس کے ساتھ کوئی روحانیت جڑی ہوئی ہے یا کوئی اور طرح کا علم جڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم ایسی کو پریڈکشنز کر دیتے ہیں یا ریویل کر دیتے ہیں کہ ہاں ایسا کچھ ہے. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی جو کہ کرسٹ ہے اس ساری گفتگو کا. انہوں نے کہا کہ عرفان صاحب، جو صاحب اس کو روحانیت کے ساتھ یا کسی ایسے علم کے ساتھ جوڑتے ہیں وہ تاجر ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو اپنے کمرشلزم کی بات کر رہے ہیں. لیکن اگر کوئی یہ واقعی پیورلی علم ہے اور نبض آپ کو اس حد تک انفارمیشن دیتی ہے جو کہ عام فہم لوگوں، یعنی جن کا شاید طب کے بارے میں اتنا ٹرسٹ نہیں ہے یا طب کی انسائٹس نہیں ہیں، وہ شاید اس کو کسی ایسے علم کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. ادروائز یہ پیورلی علم. اور اس کے بعد پھر ہم نے جب پڑھتے گئے، ان سے ملاقاتیں ہوئیں یا اور لوگوں کے ساتھ سیکھا، تو سمجھ میں آئی کہ واقعی طب کی طاقت ایسی ہے. آپ سے کبھی فیوچر کے اندر 2-3 ایسے واقعات اور شیئر کروں گا جس کے اندر جو کہ بالکل ہم عام طور پہ سپر نیچرل قسم کی گفتگو یا اس کا کرسٹ ایسا نکل آتا ہے. ادروائز وہ پیورلی نالج ہے، اور طب اس حد تک طاقت رکھتی ہے کہ وہ آپ کو صحیح تشخیص اور ڈائگنوز کر کے، اور پھر اگلے درجے پہ اگر آپ نے اس کی تطبیق کر دی کسی دوا کے ساتھ، تو آپ کو پھر اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے اور آپ کیور بھی ہوتے ہیں، دو اٹ بی اینی ڈیزیز. کیونکہ جب آپ نے فطرت کے مطابق آپ کی باڈی کے اندر بیلنس کو ریسٹور کر دیا، پھر یہ میٹر نہیں کرتا کہ خدا نخواستہ یہ کوئی فلو ہے یا کوئی بڑی بیماری جیسے کینسر ہے. تو آپ کے سننے کا بہت شکریہ.